हेलो विद्यार्थियों, आज आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया है। थर्ड सेक्शन अभी चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीति के बारे में। और इसका चौथा अध्याय है, जो उसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। ये इस सेक्शन का अंतिम अध्याय है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र। तो इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से कौन कौन से हैं। बहुत छोटा वीडियो होने जा रहा है, तो हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, सरल चैप्टर है। और पहला प्रश्न इसमें आता है कि दबाव समूह क्या है। इनका नाम भी एक और दे रखा है, दबाव समूह है। एक और भी नाम है, इनको हम बोलते हैं हित समूह। तो एक ही के दो नाम है, आप कह सकते हैं दबाव समूह है और हित समूह। चैप्टर का नाम एक बार दोबारा देखिए, जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है ना। तो जन संघर्ष में इसमें जो पहला बिंदु आता है वो है दबाव समूह है ही है। और इसका प्रश्न पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है, इसका हास्य क्या है या तात्पर्य क्या है। तो बहुत आसान है कि एक समान हित वाले लोग या पैसे वाले लोग या एक ही आकांक्षा को रखने वाले लोग, ये दो इतने सारे लोग हैं, इन सबकी आकांक्षा भी एक ही है, उनका हित भी एक ही है, उनका उद्देश्य भी एक ही है और उनकी इच्छाएं भी एक ही है। तो ऐसे लोग संगठित होकर के एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ये ऐसे लोग जो एक समान वाले लोग हैं, ये लोग एक साथ इकट्ठे होकर के सरकार के ऊपर अपनी मांग को बनवाने के लिए दबाव डालते हैं। क्या करते हैं, यदि सरकार से उनकी कोई मांग बनवानी है, कार्य करवाना है, तो उसके लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जिससे क्या होता है, सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। सरकार इनके दबाव में आकर के जो सरकारी नीतियां हैं उनको जनता के हित में चेंज करती है। और इसी प्रकार के कार्य करने वालों को कहा है दबाव समूह है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे मजदूर संगठन है, शिक्षक संगठन है, डॉक्टर्स का संगठन है इत्यादि। इस प्रकार के और भी कई संगठन है जो कि दबाव समूह कहलाते हैं। एक बार दोबारा और देख लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाने वाला है कि दबाव समूह क्या है। तो एक जैसे लोग जिनका पैसा भी सेम है, पैसा और व्यवसाय या काम सेम है, उनके उद्देश्य भी एक जैसे हैं, उनकी आकांक्षा इच्छाएं भी एक जैसी है और उनके हित भी एक जैसे हैं। तो ऐसे लोग एक साथ आकर के सरकार पे यदि कोई दबाव बनाते हैं जिससे कि उनकी मांगों को मान लिया जाए और सरकार उनके दबाव में आकर के मांग को मानती है और सरकारी नीतियों में परिवर्तन करती है। तो ऐसे समूह को नाम दिया है दबाव समूह या हित समूह भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं प्रेशर ग्रुप। ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। यदि इसका पूछे उदाहरण तो आप कह सकते हैं शिक्षक संगठन है, वकील संगठन है, डॉक्टर्स के हैं इत्यादि, रेलवे संगठन है। अब दूसरा प्रश्न इसी में आता है कि दबाव समूह, ये जो दबाव समूह है ये किस प्रकार से लोकतंत्र में सहायक है। बच्चों आपको बता दें कि इस प्रकार के जो दबाव समूह है या आंदोलन होते हैं, ये सारे लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। क्यों होता है, किस प्रकार से होता है कि यदि जनता की मांग है और सरकार के पास नहीं पहुंच रही है, तो ये लोग ही हैं आंदोलन के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से उस मांग या उस इच्छा को सरकार तक पहुंचाते हैं। और सरकार, आप जानते हैं, लोकतंत्र का भाग एक तरह से ना। तो ये प्रश्न है कि ये जो दबाव समूह है किस प्रकार से लोकतंत्र में सहायता करते हैं, उपयोगी हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। तो उसका उत्तर बहुत आसान है कि ये कानून के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। जितने भी दबाव समूह होते हैं या आंदोलन करते हैं और इसके दबाव में आकर, आप जानते हो इतने सारे लोग हैं, यदि एक साथ आ रहे वो गलत काम तो करेंगे नहीं, ऐसे ही काम करेंगे जो कि सबके उद्देश्य या हित वाले हैं, जो इनके बारे में सरकार को आइडिया नहीं होता है। तो ये ऐसे काम करेंगे जिससे कि सरकार को उनसे संबंधित जो कानून है उन पे या तो परामर्श मिलेगी और उस परामर्श मिलने के आधार पर सरकार उससे संबंधित एक कानून का निर्माण करती है। तो ये हो गया। दूसरा है सरकार व जनता के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। जो दबाव समूह है किसका काम करते हैं, एक तरफ सरकार है और एक तरफ जनता है, और इन दोनों के बीच में कौन है, दबाव समूह है। तो ये जनता से बात करते हैं और जनता की जो मांग है उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। तो दोनों के बीच की एक कड़ी हो गई है। तीसरा है एक समूह के प्रभुत्व को विफल करना। आप कई बार देखते हैं कि समाज के अंदर जो बड़े लोग होते हैं, प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं या और तरह से मजबूत लोग होते हैं, तो इनका सरकार के ऊपर एक प्रकार का प्रभुत्व रहता है, असर रहता है, दबाव रहता है। तो इस प्रकार के दबाव समूह है जिसमें सबके हितैषी लोग हैं, ये लोग सरकार पे दबाव बना करके इस प्रकार के जो लोग हैं उनके प्रभुत्व को कम या विफल कर देते हैं। तो इस प्रकार से
तीन चीजें हो गई है। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि दबाव समूह होते हैं और एक राजनीतिक दल होते हैं, ये दोनों एक जैसे ही है, दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए दोबारा कि दबाव समूह है वह राजनीतिक दलों में अंतर लिखिए। तो तीन अंतर है, बहुत आसान अंतर है कि जो पहला अंतर है, पहला अंतर आप देख रहे हैं क्या अंतर है वो देखिए। तो पहला अंतर लिखा है कि सुगठित संगठन नहीं है। दबाव समूह होते हैं वो सुगठित या संगठित नहीं होते हैं, ऐसे लोग एक साथ मिल जाते हैं और उसके बाद में अपना कार्य करवा लेते हैं। जबकि जो राजनीतिक दल है ये सुगठित होते हैं, संगठन होते हैं, इनकी विचारधारा होती है, इनका एक प्रकार से आप कह सकते हो संविधान होता है, उसके तहत कार्य करते हैं। दूसरा है ये किसी विशेष उद्देश्य हेतु इकट्ठे होते हैं। जो दबाव समूह है किस काम के लिए आते हैं, उनका कोई एक विशेष उद्देश्य है। जैसे शिक्षक है तो शिक्षक अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, दबाव डालेंगे। जबकि जो राजनीतिक दल है उनका उद्देश्य एक नहीं है, उनका जन सामान्य के लिए सारी सेवाएं देना उनका कार्य या उद्देश्य है। तो दो अंतर हो गए कि पहला सुगठित नहीं है, दूसरा इनका उद्देश्य एक विशेष है। तीसरा है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। आपने देखा अभी कि सरकार नीतियां बनाती है तो उन नीतियों ये तो बनाते नहीं, दबाव समूह तो बनाते नहीं है, लेकिन ये दबाव डाल के सरकार को उन नीतियों को अपने हिसाब से बनवाने के लिए कार्य कर सकते हैं। जबकि यहाँ क्या है, ये सरकार है या राजनीतिक दल है, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है तो वह अपने हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का कार्य करता है, नीतियां बनाने का कार्य करता है। तो आप जब भी प्रश्न आए कि दबाव समूह है या राजनीतिक दल है, इनमें तीन अंतर बताए तो आप कह सकते हो कि ये प्रत्यक्ष रूप से है राजनीतिक दल और ये प्रत्यक्ष रूप से है, ये जनसाधारण के उद्देश्य के लिए है और ये विशेष उद्देश्य के लिए। ये सुगठित संगठन है जबकि दबाव समूह है सुगठित संगठन नहीं है। तीन प्रश्न हो गए। चौथा है कि दबाव समूह है और आंदोलन, आपका नाम चैप्टर का नाम देखिए, आंदोलन भी यहाँ पे है, और राजनीति को किस किस ढंग से प्रभावित करते हैं या क्या तरीके जिनके द्वारा ये सरकार को प्रभावित करते हैं। तो तीन चार तरीके बहुत आसान है कि पहला तो ये अपनी हड़ताल करेंगे, जब भी इनको कोई मांग मनवानी है तो क्या करेंगे, ये हड़ताल करेंगे। हड़ताल से सरकार मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं इनके पास में दूसरे उपाय है। कौन से है, प्रचार या मीडिया का सहारा लेते हैं। ये अपने प्रचार प्रसार या विज्ञापनों के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं। यहाँ भी नहीं हो तो इनके पास एक और तरीका, रैलियां निकालते हैं। रैली के माध्यम से आप जानते हो कि पूरा जनजीवन प्रभावित होता है और सरकार को तुरंत इनकी ओर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे लॉबिंग करके, लॉबिंग कैसे होती है कि सरकार के द्वारा कुछ गठित समितियां होती है, कुछ बोर्ड होते हैं, कुछ निकाय होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इन दबाव समूह के लोग होते हैं और ये लोग सरकार पे दबाव डालने का कार्य करते हैं, अपनी लॉबी बनाते हैं, 1 2 3 4 इकट्ठे आदमियों को लेकर के और सरकार के मत को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि प्रभावित करते हैं। कौन कौन से दोबारा एक बार और देख लीजिए, हड़ताल के द्वारा है, प्रचार के द्वारा है, रैली के द्वारा है या लॉबिंग के, 4 तरीके हैं। तो ये आप याद कर लेना। आगे इसमें जन आंदोलन क्या है इसका उदाहरण दीजिए। तो जन आंदोलन क्या है, किसी जन समूह द्वारा जनता के व्यापक हित में एक साथ आकर सरकार को प्रभावित करना। इसमें क्या होता है, यहाँ तो कुछ लोग ही हैं दबाव में, और यहाँ क्या पूरा जन समूह है। कौन है, पूरा जन समूह है, पूरी जनता है, और जो हित है वो भी बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा हित है, किसी एक व्यक्ति का हित नहीं है या किसी एक कर्मचारी संगठन का हित नहीं है, ये पूरे जो लोग वहां रहते हैं उन सबका हित है। तो इन सबके हित को ध्यान में रख करके किसी जन समूह के द्वारा या जनता के द्वारा एक साथ आकर सरकार को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। सारे लोग एक साथ आ गए, सड़कों के ऊपर आ गए और इसी को नाम दिया आंदोलन। और क्यों आते हैं कि वो जनता का कोई बड़ा कोई हित है, उस हित को मनवाने का प्रयास करते हैं। आप समझ जाएंगे कैसे, जैसे कुछ ये उदाहरण भी मांग रहा है कि जन आंदोलन में क्या है और इसे कुछ उदाहरण दीजिए। तो ऐसे आंदोलन है, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप जानते हो कि गुजरात में एक नदी है, उसका नाम है नर्मदा, और इस नदी पर वहां बड़े स्तर पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। जानते हैं ना, तो सरदार सरोवर बांध को जब वहां बनाया गया तो आप जानते हैं कि बांध बनाने के लिए वहां जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को वहां से अन्यत्र शिफ्ट किया गया, उनको निर्वासित होना पड़ा है, उनकी आजीविका का साधन चला गया, उनके जानवर भी चले गए, उनके घर बार भी चले गए और वो लोग सब परेशान है। साथ साथ इससे क्या होता है कि वहाँ जो पर्यावरण है, जो इकोलॉजी है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है।
तो इन सबको बचाने के लिए वहां एक जन आंदोलन किया गया। और आपको ध्यान में प्रश्न आ सकता है, इनके जो चलाने वाले हैं, दिशा देने वालों का नाम है मेधा पाटकर। ऐसा ही शराब विरोधी आंदोलन है, या पर्यावरण का आंदोलन है, या महिलाओं के आंदोलन है। इसके उदाहरण कुछ आप देख सकते हैं। अगला है नेपाल। तो नेपाल में आपको ध्यान है, पहले राजशाही था, राजाओं का शासन था, लेकिन सन 1990 के दशक में, 90 के जो दशक है वहां लोकतंत्र की स्थापना हो गई। पहले राजाओं का शासन था, उसके बाद में 1990 के दशक में वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। और उसमें अंतिम राजा था, उनका नाम था वीरेंद्र। लेकिन क्या होता है, अभी प्रश्न और आएगा इसमें, 2006 में वहां नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हेतु दोबारा से आंदोलन किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि वहां एक राजा थे, राजा ज्ञानेंद्र। उन्होंने वहां जो सत्ता थी, जो लोग लोकतंत्र चला रहे थे, निर्वाचित लोग थे, उनकी सरकार को उन्होंने हटा दिया, अपदस्थ कर दिया, जिसके लिए वहां 2006 में दोबारा से नेपाल में आंदोलन चलाया गया। ये प्रश्न आप याद कर लेना कि 2006 में नेपाल में दोबारा से लोकतंत्र बहाली हेतु आंदोलन चलाया गया। लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1990 के दशक में हुई है। ऐसा एक आंदोलन चलाया बोलीविया। बोलीविया एक देश है, लैटिन अमेरिकन देश है, और उस देश में, गरीब देश है, उस देश में एक आंदोलन चलाया। किस लिए चलाया? उसका नाम है जल युद्ध। याद कर लें प्रश्न कि बोलीविया में जल युद्ध के नाम से एक आंदोलन चला। और ये आंदोलन क्यों चला है? क्योंकि वहां की सरकार ने, जो पानी सप्लाई करने वाली कंपनी है, उस कंपनी ने वहां के पानी के दाम 4 गुना बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? दरों को 4 गुना बढ़ाना, जिससे गरीब लोग परेशान हो गए और सभी लोग एक साथ आकर के इस आंदोलन या संघर्ष में सम्मिलित हो गए। और अंततः दबाव में आकर के बोलीविया सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा और जो कंपनी थी उसको छोड़ के भागना पड़ा, और उसी पुरानी दरों पर वहां पानी सप्लाई किया जाने लगा। एक और है सूचना का अधिकार। ये प्रश्न आएगा कि सूचना का अधिकार क्या है, तो इसका आप जवाब देंगे कि सूचना का अधिकार वह है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी कार्यालय से, दोबारा सुने, कि कोई भी व्यक्ति है, भारत का निवासी है, वह किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचनाएं मांग सकता है, देख सकता है, उनकी फोटोकॉपी ले सकता है। कुछ कैटेगरीज में जो सूचनाएं हैं वो क्या गुप्त है, तो उनको नहीं शेयर किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी सूचनाएं हैं उनको शेयर करने का एक तरीका है, उसका नाम है सूचना का अधिकार। इस अधिकार के तहत अपन सूचनाएं मांग सकते हैं। प्रश्न ये आएगा कि कब लागू हुआ, तो ये 2005 में लागू हुआ। उसको शॉर्ट में कहते हैं आरटीआई भी कहते हैं, आरटीआई नाम है इसका, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भी याद कर लें, राइट, आर का मतलब राइट, टू का मतलब टू, टी का मतलब टू, और आई का मतलब इंफॉर्मेशन। हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार। आगे है एक फेडकोर है, FEDCOR, इसको कहेंगे फेडकोर। ये क्या है? तो फेडकोर क्या है? फेडकोर एक संगठन है। किसका है? बोलीविया जो देश है वहां जल आंदोलन चलाया, जल युद्ध के लिए जो संघर्ष किया लोगों ने, तो संघर्ष करने के लिए एक संगठन बनाया गया और संगठन का नाम है फेडकोर, FEDCOR। याद कर ले इसको। बोलीविया का संगठन है जिसने जन आंदोलन किया, किसके लिए? जल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करवाने के लिए। ऐसे एक और नीचे शॉर्ट फॉर्म आ रही है BAMCEF, तो इसको हम कहते हैं बाम सेफ। क्या कहेंगे? बाम सेफ। तो बाम सेफ का ये आ सकता है कि पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है B का मतलब बैकवर्ड, A का मतलब एंड, M का मतलब माइनॉरिटी, C का मतलब कम्युनिटी, E का मतलब एम्प्लॉय, और F का मतलब फेडरेशन। कहेंगे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। ये इसका क्या काम था? तो काम ये था कि इनका एक एम्प्लॉयज का ग्रुप है जिसमें कि बैकवर्ड लोग हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं। इनके साथ में जो होने वाले सामाजिक भेदभाव थे, इनको समाप्त करना इनका प्रयास था। किसका? बाम सेफ। ये हिंदी में भी आपसे कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे कि बाम सेफ क्या है। कई बार पूरा नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा और हिंदी में मिलेगा बाम सेफ, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। ये मैंने बता दिया कि 2006 में नेपाल में दोबारा से जन आंदोलन हुआ। किस लिए? लोकतंत्र की स्थापना के लिए।
और अंतिम प्रश्न इसी में आ रहा है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है। तो मैंने ऊपर बता दिया है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी है उसके किनारे है। और इसी को लेकर के एक आंदोलन चलाया है। आंदोलन चलाने वाले कौन थे? उनका नाम है मेधा पाटकर। क्या नाम है? मेधा पाटकर। प्रश्न ये आता है कि क्यों चलाया है, तो आप कह सकते हो कि जो लोग वहां से विस्थापित हुए हैं इस बांध को बनाने के लिए, जिनकी जमीन थी उनको वहां से हटाकर अन्यत्र शिफ्ट किया, लेकिन सरकार ने उनके शिफ्ट करने या दोबारा से बसाने के लिए सही प्रयास नहीं किए। तो उनकी मांगों या उनको दोबारा से निर्वासित जीवन सही ढंग से व्यतीत हो, उसके लिए मेधा पाटकर ने ये आंदोलन किया। दूसरा था पर्यावरण को बचाने हेतु। तो आप जब भी ये प्रश्न आए तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। और इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।